आजकल के समय में जहां हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, विज्ञान और तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली है, वहीं कुछ ऐसी अमानवीय घटनाएं भी घटती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सचमुच इंसानियत अभी भी जिंदा है। ये कहानियां अक्सर समाज के उस स्याह पहलू को दर्शाती हैं जहां लालच और क्रूरता सारी हदें पार कर देती है। ऐसी ही एक कहानी है एक नई नवेली दुल्हन की, जिसके अरमान डोली में बैठकर ससुराल जाने के साथ ही दहेज की आग में झुलसने लगते हैं। अंजलि की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर सब कुछ दिया था, ये सोचकर कि उनकी बेटी नए घर में खुश रहेगी। लेकिन उनके सपने उस वक्त चकनाचूर हो गए जब अंजलि ने अपनी ससुराल के असली रंग देखे। शादी की पहली रात से ही शुरू हो गया था दहेज का ताना। सास, ससुर और सबसे ज्यादा तो उसकी ननद पिंकी उसे लगातार जलील करने लगे। क्या लाई है? हमारे बेटे के लिए तो कुछ भी नहीं लाई, खाली हाथ आ गई। ये शब्द अंजलि के कानों में हर पल चुभते थे। पिंकी, जो खुद एक अच्छे खासे घर में ब्याही गई थी, अपनी भाभी पर जुल्म ढाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। वो हर समय अंजलि को नीचा दिखाने की कोशिश करती, उसे घर के सारे काम करवाती, चाहे अंजलि की तबीयत ठीक हो या ना हो। सुबह सूरज उगने से पहले उसे उठना पड़ता और रात को सबके सोने के बाद ही उसे बिस्तर मिलता। अक्सर उसे भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। मोटी होती जा रही है, कम खाया कर, हमें खिलाने के लिए पैदा नहीं हुए हम, ऐसे ताने उसे रोज सुनने को मिलते थे। एक दिन जब अंजलि घर का काम कर रही थी, पिंकी उसके पास आई और बोली, सुन, मेरे लिए नए डिजाइन का हार बनवा दे। मम्मी पापा को बोल दे कि तेरे मायके से पैसे मंगवा ले। अंजलि ने जब मना किया तो पिंकी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और चूल्हे की गर्म तवे पर रख दिया। अंजलि दर्द से चीख उठी, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। उसके हाथ पर छाला पड़ गया, लेकिन पिंकी ने उसे जख्म पर कुछ लगाने तक नहीं दिया। ये तो अभी शुरुआत है, जब तक दहेज नहीं आएगा तब तक तुझे ऐसी ही सजा मिलती रहेगी, पिंकी ने ठहाका लगाते हुए कहा। यह सब यहीं नहीं रुका। एक दिन जब अंजलि आटा गूंथ रही थी, पिंकी ने मौका पाकर उसके अंगूठे को तेज चाकू से काट दिया। अंजलि खून से लथपथ होकर गिर पड़ी, लेकिन पिंकी ने उस पर कोई दया नहीं दिखाई। आज तेरा अंगूठा कटा है, कल तेरी जबान कटेगी अगर तूने दहेज लाने से मना किया, पिंकी ने क्रूरता से कहा। अंजलि दर्द से कराहती रही और उसे तुरंत इलाज भी नहीं मिला। धीरे धीरे उसका जख्म पकने लगा और वो कमजोर होती जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो एक जीवित लाश बन चुकी है, जिसके पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची थी। हर दिन, हर पल उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। उसे उम्मीद थी कि शायद कभी उसका पति उसकी मदद करेगा, लेकिन वो भी अपनी माँ और बहन के सामने चुप रहता था। अंजलि को एहसास हो गया था कि इस घर में उसका कोई नहीं है और उसे अब अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। लेकिन कैसे? ये सवाल उसे हर पल कचोटता रहता था। अंजलि का शरीर और आत्मा दोनों थक चुके थे। हर सुबह एक नई यातना लेकर आती और हर रात उसे अगले दिन के डर के साथ सोने पर मजबूर करती। उसके पति का उदासीन रवैया उसे सबसे ज्यादा खलता था। वो जानता था कि उसकी माँ और बहन क्या कर रही हैं, लेकिन कभी भी उसने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। अंजलि को लगता था कि वो एक सोने के पिंजरे में बंद हो गई है, जहां उसे हर पल मरने की दुआ करनी पड़ती थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, सिर्फ अंजलि और पिंकी थीं, पिंकी ने अंजलि को जबरदस्ती जमीन पर घसीटा और उसके बालों को पकड़कर खींचने लगी। आज तेरी बहुत हिम्मत बढ़ गई है, दहेज नहीं ला रही। चल, अभी फोन कर अपने माँ बाप को और बोल दे कि सारे पैसे भेज दें, वरना तेरी लाश भी नहीं मिलेगी यहाँ। पिंकी ने अपनी जेब से एक ब्लेड निकाला और अंजलि की कलाई पर रखने लगी। अंजलि डर के मारे कांप रही थी। उसे लगा आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। पिंकी ने हल्का सा कट लगाया और खून की बूंदें निकलने लगीं। ये तो अभी शुरुआत है, अगर तूने बात नहीं मानी तो अगला कट गहरा होगा, पिंकी ने ठंडी आवाज में कहा। अंजलि रोते हुए अपनी माँ को फोन करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो नहीं चाहती थी कि उसके माँ बाप उसकी वजह से परेशान हो या दहेज के लिए और कर्ज ले। उसने हिम्मत करके पिंकी से कहा, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने माँ बाप को और परेशान नहीं करूंगी। ये सुनकर पिंकी का गुस्सा और भड़क गया। उसने अंजलि को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया, उसे लात घूंसों से पीटा। अंजलि का शरीर दर्द से टूट रहा था और उसकी आंखें धुंधली पड़ने लगी थीं। शाम को जब सास, ससुर और पति घर लौटे तो उन्होंने अंजलि को बेहोश पड़ा पाया। पिंकी ने नाटक करते हुए कहा, भाभी तो पता नहीं क्यों अचानक चक्कर खाकर गिर गई। किसी ने अंजलि को डॉक्टर के पास ले जाने की जहमत नहीं उठाई। उसे बस एक कोने में डाल दिया गया, जैसे वो कोई बेजान वस्तु हो। रात भर अंजलि दर्द से कराहती रही, लेकिन कोई उसकी सुध लेने नहीं आया। अगली सुबह जब वो उठी तो उसे पता चला कि उसके शरीर पर कई जगह नीले निशान पड़ गए थे और उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। अंजलि को ये सब देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और किससे मदद मांगे। उसका मायका बहुत दूर था और वो वहां पहुंचने में असमर्थ थी। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी एक ऐसे भंवर में फंस गई है जहां से निकलना नामुमकिन था। हर दिन वो मरने की दुआ करती, क्योंकि इस तरह से जीने से मौत बेहतर लगती थी। उसे बस यही आस थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और उसे इस नरक से मुक्ति मिले। लेकिन क्या कोई उम्मीद की किरण बाकी थी, या उसे दहेज के इन दरिंदों के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ेगी? अंजलि की जिंदगी अब एक जीवित नरक बन चुकी थी। हर गुजरता दिन उसे मौत के करीब धकेलता जा रहा था।
उसका शरीर तोड़ने के बाद अब उसके ससुराल वाले उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे थे। पिंकी अक्सर अंजलि के कमरे में आती और उसके सामने बैठकर अपने नए कपड़ों, गहनों और घूमने फिरने के किस्से सुनाती, ये जताने के लिए कि अंजलि कितनी अभागी है और उसके पास कुछ भी नहीं है। पता है भाभी, मेरे पति ने मुझे नया डायमंड सेट दिलवाया है। काश तुम्हारे माँ बाप भी इतने अमीर होते कि तुम्हें कुछ दे पाते, पिंकी व्यंग्य से कहती। अंजलि बस चुपचाप सुनती रहती, उसकी आंखों में आंसू भरे होते। एक दिन घर में एक पारिवारिक समारोह था। दूर के रिश्तेदार भी आए थे। अंजलि को उम्मीद थी कि शायद इन मेहमानों के सामने उसके ससुराल वाले थोड़ा सभ्य व्यवहार करेंगे, लेकिन उसकी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। पिंकी ने जानबूझकर अंजलि से ऐसे ऐसे काम करवाए जो बहुत मुश्किल थे। उसने अंजलि को कहा कि वो सारे मेहमानों के लिए खाना बनाए और फिर सबके सामने ये दिखाया कि अंजलि को खाना बनाना नहीं आता। देख रहे हो सब, इसे तो दाल तक बनानी नहीं आती, पता नहीं कैसे घर से आई है। पिंकी ने मेहमानों के सामने अंजलि को जलील किया। अंजलि अपमान से सिकुड़ गई, उसके गालों पर आंसुओं की धारा बहने लगी। समारोह के बाद जब सब मेहमान चले गए तो पिंकी ने अंजलि को पकड़ा और उसे घसीटते हुए रसोई में ले गई। उसने जमीन पर कुछ खाने की चीजें बिखेर दी और अंजलि से कहा कि वो उन्हें चाटकर साफ करे। तेरी औकात यही है, तू तो किसी जानवर से भी बदतर है, पिंकी हंसते हुए बोली। अंजलि का दिल बैठ गया। उसने देखा कि सास और ससुर भी वहां खड़े थे, लेकिन उन्होंने पिंकी को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उसके पति ने भी मुंह फेर लिया था। अंजलि को लगा कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी आत्मा कराह उठी और उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो इस जुल्म को और नहीं सहेगी। रात को जब सब सो गए, अंजलि अपने कमरे से निकली। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसके मन में एक दृढ़ संकल्प था। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाएगी, लेकिन वो इस नरक से बाहर निकलना चाहती थी। उसने दरवाजा खोला और अंधेरी रात में कदम बढ़ा दिए। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में आज़ादी की एक छोटी सी लौ जल उठी थी। वो बस भागना चाहती थी, जहां कोई दहेज का नाम न ले, जहां कोई उसे जलील न करे, जहां उसे इंसान समझा जाए। लेकिन क्या वो इस दहेज के जाल से सचमुच निकल पाएगी? क्या उसे कोई सहारा मिलेगा, या वो इस बेरहम दुनिया में अकेली भटकती रहेगी? अंजलि अंधेरी गलियों में भटक रही थी। रात का सन्नाटा और कटी हुई कलाई का दर्द उसके हर कदम को मुश्किल बना रहा था। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, बस इतना जानती थी कि उसे उस नरक से दूर जाना था। डर और अनिश्चितता के बावजूद उसके मन में एक हल्की सी उम्मीद थी कि शायद अब उसे शांति मिल जाएगी। वो चलती रही जब तक उसके पैर जवाब नहीं दे गए और वो एक सुनसान जगह पर फुटपाथ पर गिर पड़ी। ठंडी हवा उसके जख्मों को और दर्द दे रही थी और उसे अपनी माँ बाप की याद सताने लगी। सुबह की पहली किरण फूटने तक वो वहीं पड़ी रही। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि कुछ लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। उसे भूख और प्यास भी लग रही थी, लेकिन उसके पास एक पैसा भी नहीं था। अचानक उसे अपने दूर के मामा के गांव की याद आई। वो सोच में पड़ गई कि क्या वो वहां तक पहुंच पाएगी। हिम्मत जुटाकर वो उठी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसे पता था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसके पास लौटने का कोई रास्ता भी नहीं था। कई घंटों तक चलने के बाद अंजलि ने एक ढाबा देखा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर जाए और कुछ मांगे, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे भिखारी समझेंगे। तभी ढाबे का मालिक, एक अधेड़ उम्र का दयालु दिखने वाला आदमी, बाहर आया। उसने अंजलि को देखा और उसके चेहरे पर दर्द और थकान को भांप गया। बेटी, कहाँ जा रही हो? इतनी सुबह सुबह अकेली क्यों हो? उसने पूछा। अंजलि की आंखें भर आईं। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस आंसुओं में सब कुछ बयां कर दिया। ढाबे वाला आदमी उसे अंदर ले गया, उसे खाना खिलाया और उसके जख्मों पर मरहम लगाया। उसने अंजलि की पूरी कहानी सुनी और उसका दिल पसीज गया। ढाबे वाले का नाम किशन था। उसने अंजलि को सांत्वना दी और कहा कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। किशन ने अंजलि को अपने गांव तक पहुंचाने का वादा किया। उसकी मदद से अंजलि आखिरकार अपने मामा के गांव पहुंच गई। मामा मामी अंजलि को इस हालत में देखकर चौंक गए। उन्होंने उसे गले लगा लिया और उसके आंसू पोंछे। अंजलि ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई, दहेज के लिए की जाने वाली हर ज्यादती, ननद की क्रूरता और पति की खामोशी। मामा मामी का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना देने का फैसला किया, लेकिन अंजलि अभी और जुल्म सहने की हालत में नहीं थी। उसे अब बस मानसिक शांति चाहिए थी। कुछ दिनों तक अंजलि ने अपनी मामा के घर में आराम किया और धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन उसके जहन से दहेज के दर्दनाक अनुभव जा नहीं रहे थे। रातों को वो चीख कर उठ जाती, उसे पिंकी का हंसता हुआ क्रूर चेहरा दिखाई देता। उसका शरीर तो ठीक हो रहा था, पर आत्मा पर लगे घाव अभी भी ताज़ा थे। उसे अपने भविष्य की चिंता सताने लगी। क्या उसे कभी न्याय मिलेगा? क्या ये दहेज के लालची लोग कभी अपनी करनी का फल भोगेंगे, या फिर उसकी तरह ही और भी कितनी लड़कियां इस नरक में फंसती रहेंगी? अंजलि अब अपने मामा के घर में सुरक्षित थी, लेकिन उसके मन में अभी भी तूफान चल रहा था। शारीरिक घाव भर रहे थे, पर आत्मा पर लगे जख्म गहरे थे। उसे हर रात वही भयानक सपने आते, जहां पिंकी उसे मार रही होती और सब उसे अकेला छोड़ जाते। मामा मामी उसे हिम्मत देते, समझाते कि उसे अपनी जिंदगी को फिर से जीना चाहिए। वे उसे कानूनी मदद लेने की सलाह भी देते, लेकिन अंजलि के मन में डर अभी भी बैठा हुआ था। उसे लगता था कि वो उन अमीर और ताकतवर लोगों से कैसे लड़ पाएगी। धीरे धीरे समय बीतता गया।
अंजलि ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने का फैसला किया, जिसे उसने शादी के लिए छोड़ दिया था। उसने एक छोटे से बुटीक में काम करना भी शुरू किया ताकि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। काम के दौरान उसकी मुलाकात कुछ ऐसी औरतों से हुई जो खुद भी घरेलू हिंसा की शिकार थीं और अब दूसरों की मदद कर रही थीं। उन्होंने अंजलि को अपनी कहानी बताने और न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समझाया कि चुप रहने से जुल्म करने वालों की हिम्मत और बढ़ती है। एक दिन जब अंजलि बुटीक में काम कर रही थी, उसने अचानक पिंकी को देखा। पिंकी उसी बुटीक में खरीदारी करने आई थी। पिंकी ने अंजलि को पहचान लिया और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? भीख मांग रही है क्या? मुझे लगा तू मर गई होगी, पिंकी ने व्यंग्य से कहा। अंजलि का दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा कि उसके सारे पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो गए हैं, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रही। उसने हिम्मत करके पिंकी की आंखों में देखा और कहा, मैं जिंदा हूं और अब मैं कमजोर नहीं हूं। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी। पिंकी अंजलि के इस बदले हुए तेवर से हैरान रह गई। उस दिन अंजलि ने तय कर लिया कि वो अब और चुप नहीं बैठेगी। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और दहेज के लिए हुए अत्याचारों का पूरा ब्यौरा दिया। पहले तो पुलिस ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आपबीती सोशल मीडिया पर भी साझा की, जिसने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा। कई महिला संगठन और मीडिया कर्मी उसके समर्थन में आए। ये खबर तेजी से फैली और जल्द ही उसके ससुराल वालों पर दबाव बढ़ने लगा। अंजलि ने अदालत में भी अपनी बात रखी। उसने एक एक बात बताई, कैसे उसे मारा गया, जलील किया गया और कैसे उसके शरीर पर चोट के निशान बनाए गए। अदालत में उसकी गवाही सुनकर सब दंग रह गए। पिंकी और उसके परिवार ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन अंजलि के पास सारे सबूत थे, जिनमें उसके चोट के निशान और मेडिकल रिपोर्ट शामिल थीं। समाज के हर कोने से अंजलि को समर्थन मिल रहा था। ये सब आसान नहीं था। अंजलि को कई बार धमकियां मिली, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे ये एहसास हो गया था कि अगर उसने अब आवाज नहीं उठाई तो ऐसी कितनी ही अंजलियां दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी। उसने हिम्मत नहीं हारी और अंत तक लड़ती रही। दोस्तों, अंजलि की कहानी हमें ये सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है। औरतें तब तक कमजोर नहीं हैं जब तक वे खुद को कमजोर न माने। अपने हक के लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है, वरना कोई भी आएगा और आपको कुचलकर चला जाएगा। हमें दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा, ताकि कोई और अंजलि इस दर्द से न गुजरे। अपनी आवाज उठाएं, अपने अधिकारों के लिए लड़ें, क्योंकि जब तक आप खुद की मदद नहीं करेंगी, तब तक कोई और आपकी मदद नहीं करेगा।